आमतौर पर एमपी न्यूज़ रूम में आप लगातार देखते हैं कि खबरों पर काम होता है, समाचार कैसे आप तक पहुंचे, जो जानकारियां आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी, वो सही वक्त पर सही अंदाज में हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। और एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम 24 घंटे 7 दिन लगी रहती है। लेकिन आज मौका है, एमपी न्यूज़ रूम में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी, इंदौर जिले के कप्तान कलेक्टर सम्मानित श्री लोकेश कुमार जाटव जी, जो कि हमारे साथ बात करने वाले हैं इलेक्शन एक्शन प्लान की और किस तरह से वो निर्वाचन अमले के नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वीप प्लान के तहत आप सभी को जगाने की कोशिशें कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज़ रूम में आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जा यंग टीम को देख के, और मुझे यंग वोटर से अपील करना है आपकी यंग टीम को देख के कि हमारे ज़िले में करीबन 60,000 ऐसे मिलेनियर वोटर्स हैं जिनकी बर्थ ही 21वीं सदी में हुई है और वो पहली बार इस बार उनको वोट डालने का अवसर मिल रहा है। तो कृपया करके इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और 19 मई को मतदान करने ज़रूर जाएं। चलिए, तो 19 मई को मतदान ज़रूर करिएगा। सर हमारी टीम के कुछ साथी सवाल आपसे करेंगे, जनता के सवाल हैं जो कि आपसे जानना चाहेंगे। संदीप मीणा है हमारे कोऑर्डिनेटर। संदीप, क्या सवाल है आपके मन में? सर मेरा सवाल ये है कि जो आचार संहिता लगी हुई है, 10 मार्च से आचार संहिता लगी हुई है, तो पूरे ज़िले में निर्वाचन अमला जो है और जिला प्रशासन है उसका क्या पूरा एक्शन प्लान है और एक आम व्यक्ति को आचार संहिता के दौरान क्या कुछ उन बातों को ध्यान रखना चाहिए? इस सवाल पर क्या? आदर्श आचार संहिता की अवधि में हमने अपनी पूरी टीम को ट्रेन किया है कि सबसे पहले आदर्श आचार संहिता का जो मूल, उसमें जो फिलॉसफी जो निहित है वो ये है कि हर अभ्यर्थी को, हर राजनीतिक दल को समान अवसर दिए जाएं और इन समान अवसर को प्रदान करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को, रूल ऑफ लॉ जो 24/7 लागू होता है, वो हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे जितने भी राजनीतिक बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, हम उनको हटाने की कार्रवाई करते हैं। बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या पब्लिक प्लेस पे कोई इस तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा, वो हम सुनिश्चित करते हैं। और अगर आयोजन किया जाता है तो उसको हम, उस पर खर्चा कितना होने वाला है, ये हमारी टीम उस पर सतत निगाह रखती है। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता की अवधि में हमें ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल प्रलोभन के आधार पर किसी मतदाता का जो रुझान है वो अफेक्ट ना कर पाए। इसलिए हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड डेप्यूट करते हैं। और जब निर्वाचन की घोषणा जिस दिन से हुई थी उस दिन से लगातार हमारी टीम 24/7 काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है। आचार संहिता की डेफिनेशन यहाँ पर सर ने बताई है। हमारे प्रोड्यूसर हैं अवनीश सिंह। अवनीश, क्या सवाल है जनता की तरफ से जो आया है सर के लिए? सर, जो आप ये जो चुनाव हर एक निरंतर समय के बाद वापस से आता है, इसमें बहुत लंबी एक प्रोसेस रहती है। काफ़ी समय पहले से आप लोग तैयारी चालू करते हैं, तो एक जो चीज़ जो ना मीडिया को दिखती है, जो ना जनता को दिखती है, जो आपकी और आपके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनकी कितनी लंबी प्रोसेस रहती है, कब से ये तैयारी चालू होती है और कितनी मेहनत रहती है, क्योंकि बदलते समय के साथ चीज़ों का तरीका बदल रहा है। पहले चुनाव एक प्रोसेस होती थी, लेकिन अब चुनाव एक आर्टिस्टिक डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर, कितनी लंबी तैयारी रहती, कितनी मेहनत रहती है, कितना लंबा समय लगता है आपको और आपके अधिकारियों को, कितनी मेहनत है इसमें, कितना टाइम है? मेहनत कैसे? आप ये सोचें कि हमारी जो विधानसभा की निर्वाचन सूची थी वो अक्टूबर तक ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई थी। इसके बाद भी हम लोगों ने करीबन 2.25 लाख नाम जोड़े हैं मतदाता सूची में, और जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ा आंकड़ा है। चुनाव कराने के लिए लगभग 18 से 19 हज़ार मैन पावर हम लोग उपयोग करेंगे। तो बट इवेंट क्योंकि बहुत बड़ा होता है, उसके लिए उतनी ही प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो हम लोग का प्लान ये होता है कि हमारा जितना जो बड़ा टारगेट्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में हम लोग प्लान करते हैं, और जैसे ही वो अचीव हो जाता है हम लोग अगले माइलस्टोन की तरफ हम लोग मूव कर देते हैं, जिससे हमें कार्य करने में एक सहूलियत मिलती है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हमारा जो पोलिंग पर्सनल होता है, वो व्यक्ति, जो 4 दल की जो टीम होती है, हमारे पुलिस का जो स्टाफ होता है, मुझे लगता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो 24-24 घंटे लगातार काम करते हैं, और उनमें जो काम करने का जज्बा होता है वो बहुत ही प्रेरणादायक होता है। हमें लगता है कि हमारी टीम इतनी अच्छा काम कर रही है, उससे हमें और अच्छा काम करने की ऊर्जा मिलती है। बहुत पॉजिटिव है, इसलिए एक पॉजिटिव जो है जवाब यहाँ पर देखने सुनने को मिला है। हमारी एंकर है नम्रता। नम्रता, क्या क्वेश्चन है जो कि जनता की तरफ से हम तक पहुँचा था, अब सर तक आप? जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि जिला प्रशासन ने काफ़ी सारे अच्छे प्रयास किए थे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखा गया था। तो अब जब लोकसभा चुनाव है तो किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, किस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं नए नए, और क्या वाकई में इंदौर 100% मतदान में सफल हो पाएगा? अच्छा सवाल है। क्योंकि ये सवाल एक महिला ने पूछा है, तो मैं आपको हमारे स्वीप की जो महिला थीम है उसी के अनुसार मैं आपको जवाब देना चाहूँगा
कि जो चुनाव का जो ट्रेंड रहा है वोटिंग में वो स्पष्ट है कि हर बार महिला मतदान का जो प्रतिशत होता है वो पुरुष मतदान प्रतिशत से कम होता है। इस बार हम लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर इस चुनौती को स्वीकार किया है और ये चुनौती अब हम अपने ली है कि क्या हम प्रयास करें और क्यों ना इस बार हमारे इंदौर ज़िले में जो महिला मतदान प्रतिशत है वो पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक हो। इसी क्रम में हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और अपनी एक टीम बना रहे हैं जिसमें NGOs भी हैं, मीडिया का इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है, हमारे अधिकारी हैं। प्रत्येक हमारा जो मतदान केंद्र है उस पर चुनाव पाठशाला का भी आयोजन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंदौर के जो मतदाता हैं उनका बहुत ही उत्साहजनक रिस्पॉन्स आएगा और 19 मई को लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। बहुत बड़ी बात है, चुनाव पाठशाला लग रही है। सर, आमतौर पर आपसे सवाल करते हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ठाकुर जी। ठाकुर भारती जी, क्या सवाल है जनता का जो कि सर तक पहुंचा? चुनाव एक चुनौती है, ऐसे में मतगणना से लेके मतदान से लेके मतगणना तक क्या व्यवस्था रहेगी? हम लोगों ने अब पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके एक्टिविटीज़ जो हमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करनी है हमने उसको चिन्हांकन कर लिया है और इस बार हम लोगों ने करीबन 383 एक्टिविटीज़ हैं उसका हमने चिन्हांकन किया है। जो मतदाता सूची तैयार होने से मतगणना तक हम लोगों ने उसको चिन्हांकित किया है और उसकी रिव्यू करने के लिए हम लोग IT का उपयोग कर रहे हैं। हमने अपने नोडल अधिकारियों के लिए एक ऐप बना दिया है। जैसे ही नोडल अधिकारी अपनी जो एक्टिविटी पूरी करते जाएंगे उसका एक टाइमलाइन हमें मिल जाएगा, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। सर ने पूरी जो है प्रोसेस यहाँ पर डिस्क्राइब की है। सर, हमारी ट्रेनी एंकर हैं समीक्षा जी। समीक्षा जी, क्या सवाल है जनता का, दर्शक का? आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे निर्वाचन जैसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आप किस तरह उन जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और आपकी कैसे जिले पर पैनी नज़र होगी? पैनी नज़र आपकी तो हमेशा बनी है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ये एक पोस्ट अलग होता है लेकिन आपको अच्छा काम करने के लिए अपनी टीम, एक अच्छी टीम ऑर्गेनाइज करनी होती है। टीम से अच्छा काम लेने के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। आपकी खुद की इतनी बड़ी टीम है, सब मुस्कुरा रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ग्रूम किया हुआ है। उस टीम की निरंतर समीक्षा और उसकी ग्रूमिंग आवश्यक होती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते पहले झाड़ कि ये काम आपको करना था, सारे काम हमको करने हैं। अगर ये फिलॉसफी हमारे साथ रहती है तो हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बहुत बड़ी बात है, टीम वर्क का सर ने एक लेसन दिया। युवराज, क्या क्वेश्चन है? युवराज हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। हमारे देश में कई एजुकेटेड यूथ है जो कि विदेशों में रहते हैं, जैसे कि US में, सिंगापुर में, ब्रिटेन में। कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कई NRIs हैं। अगर वो वोट देना चाहते हैं तो क्या ऑनलाइन कोई पद्धति है जिसके माध्यम से वो वोट दे सकते हैं? NRIs को भी इन्वाइट किया। हाँ, वर्तमान में ऑनलाइन वोटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यदि कोई NRI को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे ज़िले में 7 NRI वोटर्स हैं और इंटरेस्टिंगली हमने उनको मालवा भाषा में एक क्रिएटिव भेजा है, एक अपील भेजी है कि आप 19 मई को आइए और जो देश का महात्योहार है उसमें पार्टिसिपेट करिए। सर, हमारे यंग रिपोर्टर हैं राहुल पटेल। राहुल, क्या सवाल है दर्शक की तरफ? सर, सबसे पहले एक चीज़ है कि आप राज्य निर्वाचन आयोग में एक बहुत बड़े पद पे थे, आपने पूरे प्रदेश की कमान संभाली और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव आपने कारित करवाया। लेकिन बीते दिनों एक स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर जो मतदान केंद्र तक EVM जाती है उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। तो इस बार किस प्रकार की सुरक्षा रखी है हमारे स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर जो पूरा हमारा मतदान केंद्र तक ले आने पर, और वापस उनको लाने की क्या पूरी व्यवस्था है, और इस बार इंदौर में कितने वोटर्स वोट डालेंगे? लास्ट इलेक्शन से लेके इस इलेक्शंस में जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जितनी भी EVMs हैं वो अनगार्डेड व्हीकल्स में नहीं जाएंगे, एक ये। दूसरा, ऐसे जितनी भी गाड़ियाँ जहाँ EVM रखी जाएंगी उन सभी गाड़ियों में GPS डिवाइस लगाई जा रही है और हमारे पास कंट्रोल रूम में पूरा फीड आएगा कि कौन सी गाड़ी जिस रूट पे उसको जाना था उस रूट पे वो गई है या नहीं गई है। तीसरा, EVM स्टोरेज का जो प्रोटोकॉल है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में CAPF की गार्ड रहती है और क्योंकि वो केंद्रीय रिजर्व बल होता है जिसमें वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपना काम करता है। और EVM भी अपने आप में कोई बहुत ही विश्वसनीय एक मशीन है, तो उसको लेके, सुरक्षा को लेके किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसका हम पूरा पालन करेंगे और प्रोटोकॉल के बारे में जो जानकारी है वो ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन भी होगा और इंदौर का नागरिक जागरूक भी होगा। सबसे पहले हमारे यंग एंड डायनेमिक डायरेक्टर हैं प्रखर मेहता जी। प्रखर जी, क्या सवाल है जो कि DM सर तक? वेरी गुड इवनिंग सर। सर, फर्स्ट टाइम मैं भी इस बार फर्स्ट टाइम वोट करूँगा, तो हम युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को और भी जो रहेंगे उन लोगों को क्या चीज़ें मतलब दिमाग में रखनी चाहिए वोट डालने के टाइम?
कि क्या क्या चीज़ें उनको दे शुड बी अवेयर अबाउट बेसिकली टेक्निकली स्पेसिफिक। सबसे पहले तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 51969 पे SMS करिए, ताकि आपको पता पड़ जाए कि आपका मतदान केंद्र कौन सा है, मतदान केंद्र का नाम क्या है और आपका मतदाता सूची में जो नाम है वो कहाँ पे मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप ये चेक कर लेंगे तो आपको मतदान दिन के जाते समय काफ़ी सुविधा होगी। प्लस आपके जो आसपास रहवासी हैं उनको भी मोटिवेट करिए कि मुझे पूरे एंथुजियाज्म पूरे थ्रिल से मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए, आप मेरे साथ चलिए। एक और यंग सवाल है सर, ले लेते हैं दिवांश जी से। दिवांश जी क्या क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है सर, हमारा 18 to 27 जो एज ग्रुप है वो काफ़ी क्रिटिकल रहता है एंड जैसे सर ने बताया था कि जो वोटिंग है वो संडे को हो रही है, तो सर इसके रिगार्डिंग हमारी जो स्वीप एक्टिविटी है कोई आपने इसके लिए पर्टिकुलर इस टारगेट ग्रुप के लिए प्लान करी है कि ये ग्रुप आए और वोट करें? जो है यंग वोटर। एग्जैक्टली आई मीन आप देखें कि हमारे जो मतदान का जब हम लोग जो एज कोहोर्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 20 से 30 और 30 से 39 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें मिलती है। और यूथ वोटर्स को इस बार हम लोगों ने जो स्वीप एक्टिविटीज़ की हैं वो थीम बेस्ड की हैं कि जनरल नहीं करेंगे हम लोग, जनरल तो बहुत सीमित रूप से करेंगे, हम लोग टारगेटेड स्वीप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। महिलाओं से अप्रोच करने के लिए अलग, यूथ वोटर्स हैं उनके लिए अलग। तो बेसिकली यूथ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूथ आइकॉन्स प्लान कर रहे हैं और जल्दी एक पर्सनलाइज मैसेज संकल्प पत्र उनसे भरवाए जाएंगे उनको मोटिवेट करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे और इंदौर का युवा अपने घरों से निकलेगा और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि स्वच्छता के बाद इंदौर नंबर 1 साबित होगा वोटिंग के मामले में। सर बहुत सारे सवालों के आपने बेबाक जवाब दिए, उम्मीद है कि आपको भी MP न्यूज़ रूम में आकर अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, आप जैसे यंग और डायनेमिक लीडर और खासतौर पर इंदौर जिले के कलेक्टर के साथ सीधा इंटरेक्शन लाइव आप MP न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। MP न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर जारी होंगे एक और नए मेहमान के साथ और उम्मीद करते हैं कि इंदौर जिले के निर्वाचन अमले ने जो मेहनत की है उसे रंग लाने के लिए आप जरूर अपने घरों से 19 मई की तारीख को निकलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ।